2015 दिल्ली के लिए कैसा रहा, दिल्ली पुलिस के लिए कैसा रहा और क्राइम के लिए कैसा रहा? जाहिर सी बात है ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बेहतर कोई नहीं बता सकता, और इस वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जो पहली चीज़ है, एक तो हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल मुबारक हो। और ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली के लिए क्राइम के नज़रिए से ये पूरा साल कैसा रहा? आर यू सेटिस्फाइड? और लगता है कि नहीं कहीं कुछ गड़बड़? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी नए साल की बहुत बहुत अपनी तरफ से और दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से मुबारकबाद दूंगा, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, और प्रार्थना करूंगा कि सबके लिए नया साल बहुत खुशियां लेके आए। जहां तक सवाल है 2015 वर्ष का दिल्ली पुलिस के लिए, मैंने, जैसा आपने देखा होगा कि अपनी एनुअल रिपोर्ट में जो पहला मेरा सेंटेंस है, मैंने लिखा है 2015 हैज़ बीन अ वेरी सेटिस्फाइंग ईयर। कुल मिला के 2015 देखें तो कोई बहुत बड़ी टेररिज्म के हिसाब से भी दिल्ली सेफ रहा, और लेकिन 2015 ख़त्म होती है, 2016 जब शुरू होता है। हालांकि 15 के आखिर में दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया और फिर बाकी कुछ अलग स्टेट्स में भी गिरफ्तार किए गए, जिसके पास एक मॉड्यूल का पता चला। उसके बाद पता चला कि कुछ लोग जो है वो दिल्ली और आसपास बाकी जगहों पे आतंकवादी कार्रवाई करना चाहते हैं। पठानकोट हमारे सामने है, जिसमें अभी भी तलाश जारी है। तो इन लोगों के खुलासे से ये भी था कि दिल्ली उनके निशाने पर है, और कुछ स्पेसिफिक इनपुट भी थी कि तहकीक भी की गई, और आपकी पुलिस ने ही कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जिनसे ये खुलासा भी हुआ। उसको लेके 2016 को अगर हम देखें, आप ये थ्रेट और बाकी दिल्ली पुलिस इन चीज़ों से निपटने के लिए पूरी तैयार है? और नंबर 2, दिल्ली को वाकई कितना थ्रेट है अभी पठानकोट के इस केस को देखते हुए? देखिए, मैं आपके दूसरा हिस्सा है सवाल का कि कितना दिल्ली को थ्रेट है, इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा इकनॉमिक सेंटर भी है, तो दिल्ली हमेशा जो है आतंकवादियों के निशाने पे रहा है। जब पंजाब टेररिज्म था उस समय भी दिल्ली में काफ़ी, आपको मालूम है कि पंजाब टेररिज्म के दौरान में कई आतंकवादी गतिविधियां हुई। उसके बाद में भी दिल्ली जो है आतंकवादियों के निशाने पे रहा है। और मैं ये कहूँगा कि अभी भी जो ख़ास तौर पे जो पाक स्पॉन्सर्ड या अक्रॉस द बॉर्डर पे जिनके बेसिस हैं, वो टेररिस्ट जो है उनका हमेशा दिल्ली उनके लिए एक टारगेट है। ये बात से हम भली भांति परिचित हैं। उसके लिए जो भी मुनासिब हमें कार्रवाई करनी होती है प्रिवेंटिव एज वेल एज इंट गैदरिंग की, वो हम उसको मद्देनज़र रखते हैं। जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ में हम लगातार संपर्क में रहते हैं। दो चीज़ें, एक होती है कि पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो हमेशा दिल्ली को थ्रेट है, 365 दिन दिल्ली पुलिस अलर्ट पे रहती है, हाई अलर्ट पे रहती है, सारी चीज़ें एक तरफ। लेकिन एक ऐसी खबर जब अचानक आए कि दिल्ली में कुछ आतंकवादी घुस गए हैं, तो वो बिल्कुल तस्वीर अलग होती है, क्योंकि फिर दिल्ली वाले, आम लोग, तमाम लोग वो डरते हैं, एक दहशत का माहौल हो जाता है। तो क्या ऐसी चीज़, आज आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा वाकई है? क्योंकि इस तरह की खबर अगर आती है, मीडिया में ही आती है, कोई ना कोई इसको कंफर्म करता है, तो क्या ये चीज़ें सच हैं? क्या दिल्ली वालों को डरने की ज़रूरत है? नहीं। देखिए, एज ए पुलिस ऑफिसर मैं इस प्रकार की खबर के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अगर मेरे पास में इस प्रकार की खबर हो भी, तो तब भी मैं इसको प्रोफेशनली शेयर नहीं कर सकता। हाँ, जनता से मैं हमेशा गुजारिश करूँगा कि दिल्ली की जनता को हमेशा सजग रहना है, क्योंकि आप आज के समय में अपना गार्ड लोअर नहीं कर सकते। चाहे आप पुलिसकर्मी हैं, चाहे आप सिक्योरिटी पर्सनल हैं, चाहे आप इंटर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप आम नागरिक हैं। आप नागरिक को भी हमेशा याद रखना है कि उसकी चौकसी के बिना दिल्ली पुलिस भी सफल नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं जनता से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, मैं आपका ये जो स्पेसिफिक का जवाब मेरा ये है कि मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं कर सकता, पर दिल्ली की जनता से मैं आग्रह जरूर करूंगा कि वो हमेशा अपने आप को सजग रखें, क्योंकि जिस तरह के ओवरऑल इंटरनेशनल अगर आप एरिना भी देखें तो सिक्योरिटी जो एक एनवायरनमेंट है वर्ल्ड की, उसमें ख़ास तौर पे दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण शहर के जो बाशिंदे हैं, जो नागरिक हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो हमेशा सजग रहें, साल में 365 दिन। एक चीज़ आपने कहा कि फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से बहुत सारे क्राइम जो है बढ़े हैं, टेररिस्ट, आपके जो क्रिमिनल हैं वो भी पकड़े गए हैं। जो दिल्ली में पिछले, अगर हम 2012 से बात करें, उसके बाद बहुत लेकर इसको हाई तौबा मची, क्राइम के सिनेरियो भी वैसे थे, महिलाओं से जुड़े हुए अपराध, रेप को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि अगर कुछ कानून में बदलाव होता है और इतना अधिकार मिलता है कि रेपिस्ट को गोली मारी जाए, तो दिल्ली पुलिस इसमें सबसे आगे रहेगी। क्या आपको लगता है कि ये कह के आपने ह्यूमन राइट्स वालों को अपना दुश्मन नहीं बना लिया?
और यही एक रास्ता बचा है। नहीं देखिए, अगर आपको उसको इस जो मेरा जो असर्शन है इसको उस संदर्भ में देखना पड़ेगा जिस संदर्भ में मेरे से जो सवाल पूछा गया था, जिस संदर्भ में बातचीत हो रही थी। सवाल ये था कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्यों नहीं कुछ करती। तो कानून अब मेरा आपने देखा होगा, कहने का मकसद ये है और मकसद था कि जो पुलिस एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, कानून क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकती। हम सिर्फ अपनी सलाह जो हमें देनी होती है इस बारे में, वो हम सलाह समय समय पे सरकार को देते रहते हैं। बाकी जो लॉ एज इट इज़, मतलब हमारे लिए टाइट रोप वॉक है, जो लॉ है लॉ के ऊपर में हमारे को टाइट रोप वॉक करनी है। उसमें हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस मायने नहीं रखती कि क्या हम इस बात के हिमायती हैं कि लॉ सख्त होना चाहिए या लॉ जो है सॉफ्ट होना चाहिए। ये जो कानून को बनाने का जो अख्तियार है ये लेजिस्लेचर के पास है। लेजिस्लेचर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रख के जो भी कानून बनाती है उसके ऊपर हमें टाइट रोप वॉक करनी है, हमें उसका इख्तियार करना है। अगर कानून कहता है कि इतनी सज़ा है तो हमें उतनी सज़ा देनी है। अगर कानून कहता है कि हम पब्लिकली उस व्यक्ति को सज़ा दें तो हम पब्लिकली सज़ा देंगे। अगर कानून कहता है कि आप पब्लिकली उस व्यक्ति को इस प्रकार की सज़ा देंगे जिसमें जैसा मैंने जिक्र किया था कि पुलिस गोली मारेगी, तो फिर उसके बाद में भी पुलिस के पास कोई चारा नहीं होगा। पुलिस ने फिर टाइट रोप वॉक करनी है, फिर पुलिस को फिर वो करना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस जो है अपनी मर्ज़ी से किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को पब्लिक में ना तो शर्मिंदा कर सकती है ना उसे मार सकती है। आपने बात की इस तरह की चीज़ों में पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एक तालमेल बिठाने की सख्त ज़रूरत रहती है। लेकिन मैं बात करूं, हालांकि दिल्ली सरकार जो है वो आपके अधीन नहीं है जो आप जिसको रिपोर्ट करें, लेकिन ऐसी चीज़ें वहाँ पे दिक्कत करती हैं क्योंकि आपके और दिल्ली सरकार के रिश्ते वो अजीब से मियाँ बीवी टाइप के रिश्ते होकर रह गए हाल के, अगर हम देखें तो। ऐसा क्यों? ऐसा है कि ये ये भी एक जो है, मतलब आप ये समझिएगा कि एक बहम है लोगों का। क्योंकि देखिए मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मेरी जो अख्तियार हैं या मेरे जो फ़र्ज़ हैं, ये मैं अपने आप डिसाइड नहीं करता। मेरी जो पावर्स हैं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा तो ये सेंटर या एलजी डिसाइड करते हैं क्योंकि उनका इल्ज़ाम यही है। दिल्ली पुलिस एक्ट है 1978 में बना था, जो भारत के पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। पार्लियामेंट के पास करने के बाद में प्रेसिडेंट साहब की इसमें कोई इसकी एसेंट मिली, उसके बाद में दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 बना है। ये दिल्ली पुलिस की जो है स्ट्रक्चर को ले डाउन करता है। दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी उसका स्कोप ऑफ वर्क को डिफ़ाइन करता है, उनकी पावर को डिफ़ाइन करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करता है। और उसमें जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही इज़ मतलब सेक्शन 4 जो है दिल्ली पुलिस एक्ट का कहता है कि सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल इज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो हमारा जो संपर्क है, हमारा जो एक डायरेक्ट कांटेक्ट है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से है, हमारा दिल्ली सरकार से नहीं है। तो इसलिए अब उसमें लोगों को वहम होता है कि हम दिल्ली सरकार, क्योंकि देखिए मुझे तो हर किसी की बात सुननी है, मुझे हर किसी की जायज़ बात सुननी है, बेशक वो सड़क पे चलता हुआ कोई बाशिंदा है, चाहे वो किसी दूसरे सरकारी महकमे का कर्मचारी है या वो दिल्ली सरकार की पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है। एज़ लॉन्ग एज कोई ऐसी बात मुझे कही जाती है जो जायज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर आती है, तो वो मुझे हर किसी की सुननी है। मेरे को उसमें किसी से कोई लेकिन बसीर साहब दिल्ली पुलिस एक्ट 72 से है, 78 से माफ़ कीजिएगा, बट सबसे ज़्यादा 2015 में 78 से लेके 2014 तक सब ठीक था। 15 में अचानक एक तस्वीर आई कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब और दिल्ली के सीएम साहब दोनों दो रास्ते पे, दोनों में झगड़ा लड़ाई, दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लेट्स गो इनटू द हिस्ट्री आल्सो। हमारा अगर आप कहेंगे कि अगर जिसको आप एक द्वंद्व का रूप दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले वो जो खिड़की में जो इंसिडेंट हुए थे उसके बाद में कुछ आपस में विचारों में तालमेल नहीं हुआ था। पर आप इस बात को मानेंगे कि जो वो इंसिडेंट्स थे उसमें कुछ
पुलिस जो कार्रवाई करने का इख्तियार होता है उसमें उसके ऊपर लिमिटेशन है। मैं किसी के घर में अचानक नहीं जा सकता। मैं किसी के घर में अगर मुझे घुसना है, बेशक चाहे कोई व्यक्ति के बारे में शिकायत हो कि ये कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, पर मुझे कानून के मुताबिक ही उसके घर में घुसना है। तो उसमें जो एक आपस में जो फील्ड पे जो उस समय के ऑफिसर थे, उस वहाँ पर जो खड़े थे, उनका एक माननीय एमएलए से मतलब वाद विवाद हुआ, जिसके कारण ये समझा गया कि ये एक की बात ना मानने की ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारा देखिए, हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में खबर है, आप कृपया करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम आपका, अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम बताएंगे भी नहीं। यानी कि हम तो दुनिया से कह रहे हैं कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, आप हमें बताइए। अब सस्पिशियस एक्टिविटी जब मेरे पास आ जाएगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा था कि मिस्टर एक्स ये गलत काम कर रहा है, अब उसके बाद मेरा जो फ़र्ज़ है, वो मेरा फ़र्ज़ ये है, मेरा जो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन ये है कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को फिर अपनी तरह से डेवलप करता हूँ। डेवलप करने के बाद में अगर मुझे लगेगा तब मैं उस पर फिर कार्रवाई करता हूँ, या वरना हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हम छोड़ देते हैं। एक वो मामला था। फिर उसके बाद में फिर कुछ इंसिडेंट हुआ, जैसे चाहे वो डैनिश वीमन के रेप केस में था, या उसके बाद में फिर वो जो इवन वो जो मीनाक्षी जो बच्ची का जिसका एक मर्डर हुआ था उसमें हुआ। तो इन सब में उसी मेरे को इस प्रकार का जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, माय फर्स्ट प्रायोरिटी उस समय होती है कि किस प्रकार से मैं इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करके जल्दी से जल्दी इसके तथ्यों को मैं एग्जामिन करके एक निष्कर्ष पे पहुंचूं और जल्दी से जल्दी जो परपिट्रेटर है उसको मैं गिरफ्तार कर लूं। चाहे वो उबेर इंसिडेंट था, चाहे वो मीनाक्षी हत्या मामला था, या चाहे वो ये आपको पता होगा ये 15 में अचानक एक तस्वीर आई कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब और दिल्ली के सीएम साहब दोनों दो रास्ते पे, दोनों में झगड़ा लड़ाई। उसमें कुछ मैं सोसाइटी का कंसर्न समझ सकता हूँ। सोसाइटी मुझे गाली निकाले, ये भी मुझे समझ में आता है। सोसाइटी निकालती है गाली जब कोई इस प्रकार का इंसिडेंट होता है। समाज का हर अंग मुझे गाली निकालता है और मैं उस गाली खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो, मेरा काम है कि गाली को मैं सुन, प्लीज़ काइंडली, मैं मतलब बिना इसे गाली, आई मीन क्रिटिसिज्म, मेरा काम है मैं क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करूँ। तो पर क्योंकि जब ये क्रिटिसिज्म फ्रॉम पर्सन्स इन अथॉरिटी आता है, तो एक आम आदमी मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, एक एनजीओ मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या उसके घर वाले मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो विक्टिम है, तो उसको आप भी तूल नहीं देते। जब सम पर्सन इन अथॉरिटी और एन ऑफिस इन अथॉरिटी उसको क्रिटिसाइज़ करता है, आप उसको फिर तूल देना शुरू कर देते हैं। क्रिटिसिज्म इज़ लेजिटिमेट, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि दिल्ली के अंदर में राम राज्य हो, कि एक भी क्राइम ना हो। और एक भी क्राइम होता है तो आम जनता, आम एनजीओ, आम दिस थिंग, इवन सरकार भी मुझे क्रिटिसाइज़ करेगी, समझ में आता है। पर उसको ये कि तूल दे दिया गया, क्योंकि अखबार भी थोड़ा सा इस तरह की, मतलब कहते हैं फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, अखबार या चैनल भी इस तरह में फिश, क्योंकि उनको भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल रही है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन की, उन्होंने कहा कि अब बता, इसका क्या मतलब बनता है कि दिल्ली वाले खुशकिस्मत हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। दिल्ली इज नॉट ऑफ दिल्ली वालास, लेट्स ये मैं बार बार कहूँगा, बिल्कुल सही। दिल्ली के ऊपर में दिल्ली वालों का अधिकार नहीं है, दिल्ली के ऊपर में पूरे देश का अधिकार है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो दिल्ली, ये हमारी खुशकिस्मती है कि दिल्ली पुलिस इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार